हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आज बात करते हैं यूनिट सेकंड की। इससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड एक दूसरे पे बेसिस है, यानी यूजुअली यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड जो हैं वो दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। तो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड दोनों का डिस्क्रिप्शन हम बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, हम जो यूनिट सेकंड जो पढ़ रहे हैं, ये जो यूनिट सेकंड है इसे बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, और हिंदी में अगर बोले तो पादप कार्यकी। पादप कार्यकी का मतलब होता है कोई भी पादप कोशिका जो होती है उस कोशिका के अंदर होने वाली वे सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जिनका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो कहलाती है पादप कार्यकी। अब ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो आपके सिलेबस में दो पोर्शन में है, यानी दो पार्ट्स में है। तो एक तो है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट और दूसरी है प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है उसमें है 5 चैप्टर, और प्लांट फिजियोलॉजी जो सेकंड है उसमें है 4 चैप्टर, जो हमारी यूनिट थर्ड है। यूनिट सेकंड में ये है पोर्शन, और यूनिट थर्ड जो है उसमें ये वाला पोर्शन है। अब जैसे बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है उसमें 5th चैप्टर, उसमें से पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पादप जल संबंध। इंग्लिश में बात करें तो वाटर रिलेशन इन प्लांट्स। सेकेंड पार्ट है हमारा, यानी सेकेंड जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ये, सेकेंड चैप्टर इसी यूनिट का वो है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। इंग्लिश में बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट इन प्लांट। थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड चैप्टर जो है वो है वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदुस्त्राव। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन। फोर्थ चैप्टर हमारे पास जो आता है वो है पादपों में खनिज पोषण, मिनरल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और 5th चैप्टर हमारे पास आता है एंजाइम्स। ये हमारे प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है उसमें 5th चैप्टर कंप्लीट है, और ये पूरी की पूरी जो यूनिट है वो 9 मार्क्स की है, और 9 मार्क्स को डिवाइडेशन करके ये 5th चैप्टर में डिवाइड करके कर रखा है। अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड, जिसमें 4 चैप्टर हैं। इसमें जो पहला चैप्टर हमारे पास आता है वो आता है प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस। दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है श्वसन, रेस्पिरेशन। थर्ड चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। इंग्लिश में बोलें
तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, और उसके बाद बात करें फोर्थ चैप्टर की, जो हमारा है पादप वृद्धि, जिसमें पादप वृद्धि हार्मोन पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ये फोर्थ चैप्टर और ये हैं 5 मार्क्स के, ये 9 मार्क्स और ये 5 मार्क्स। तो इस पूरी प्लांट फिजियोलॉजी जो है, उस पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को हमें 2 यूनिट्स में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, और प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ने से पहले, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें और आप लोग ध्यान रखें कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है, यानी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, वो हैं स्टीफन हेल्स। और अगर फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट की बात करें तो वो हैं J.C. बॉस। तो ये जरूर ध्यान रखें, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो कौन है? J.C. बॉस। ठीक है, अब हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट है उसका पहले चैप्टर की बात करते हैं, और हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पादप जल संबंध। और पादप जल संबंध की बात कर रहे थे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर रिलेशन इन प्लांट। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक शब्द आता हमारे पास जल, वाटर। वाटर की बात करें तो भारतीय पुराणों के अनुसार वाटर को यानी जल को 5 मूलभूत जो तत्व होते हैं उनमें से एक माना गया है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है, जो जल होता है वो किसी भी कोशिका जो होती है उसका मूलभूत घटक होता है, यानी किसी भी कोशिका के जीव द्रव्य का मूल घटक जो है वो वाटर है, क्योंकि 99% जो पार्ट होता है वो सेल में वाटर ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करते हैं, जो वाटर होता है ये एक असाधारण यौगिक होता है, और असाधारण यौगिक होने के साथ साथ इस वाटर में या जल में कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे पहली विशेषता की हम बात करें तो जल जो होता है वह सार्वत्रिक विलायक होता है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब ये होता है कि वाटर में हर चीज़ घुल जाती है लिपिड के बाद, यानी लिपिड को छोड़कर या वसा को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल होती है, यानी ये सार्वत्रिक विलायक होता है, सबको घोल देता है। ठीक है, उसके बाद बात करें ध्रुवीय प्रकृति। अब ध्रुवीय प्रकृति की बात करें तो जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, अगर इसका संरचना सूत्र हम लोग बनाते हैं तो ये होता है, ये जब बॉन्ड टूटता है तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो ये ध्रुवीय प्रकृति कहलाती है। यानी पॉजिटिव भी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ध्रुवीय, 2 ध्रुव बन जाते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति कैसे होती है? ध्रुवीय प्रकृति। उसके बाद आगे बात करते हैं तो वाटर जो होता है ये उच्च सहसंजन व आसंजन बल प्रदर्शित करता है। अब सहसंजन बल और आसंजन बल का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा। समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजन बल, असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजन बल। ये दोनों बल जब वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो वहाँ इसकी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं उच्च विशिष्ट ऊष्मा।
अब ये विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे सपोज करो एक नदी है, नदी का तट जो होता है जहाँ पर पत्थर वगैरह होते हैं और रोड, ठीक है, जो पास में निकलता हुआ रोड है। तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, रोड जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसके बाद नदी के पास का जो पत्थर होता है वो उससे कम गर्म होता है और नदी का पानी बहुत कम गर्म होता है। तो इन तीनों को टेम्परेचर तो एक जैसा मिल रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश तीनों पर एक जैसा पड़ रहा है, फिर तीनों का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग कैसे हैं। तो वो यही कारण है कि उस हर पदार्थ में एक विशेष प्रकार की ऊष्मा होती है जिसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। यानी किसी भी पदार्थ को दी जाने वाली वह ऊष्मा की मात्रा जो उस पदार्थ को एक विशिष्ट तापमान पर दी जाती है, तो वही कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा की वह मात्रा जिस पर वह पदार्थ गर्म होना प्रारंभ करता है या वो एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म होता है। जैसे हम बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उस पर पानी उबलना स्टार्ट होता है, तो वही एक उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो किसकी होती है, जल की होती है, यानी वाटर की होती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो वाटर जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जल जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उस पर उच्च घनत्व प्रदर्शित करता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका अधिकतम घनत्व होता है। और उसके बाद हम लोग बात करें जो वाटर जो होता है उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वाटर जो होता है उसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है, यानी ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं। ये तो हमने जल के बारे में बात करी। तो कोई भी पादप कोशिका जो होती है इसमें पाए जाने वाले जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार की ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण जीव द्रव्य में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और वो विशेष प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे सबसे पहली तो है विसरण, दूसरी है परासरण, तीसरी है अवशोषण, चौथी है पारगम्यता और पांचवी है जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले विसरण की। तो विसरण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इनकी बात करें, जैसे पदार्थ के अणु, अब वो ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। तो पदार्थ के अणु किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। उनका अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण क्रिया के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता विसरण क्रिया में नहीं होती है। ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में संपन्न होता है विसरण क्रिया, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन इसकी बात करें, इन तीनों अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा विसरण जो होगा वो गैस अवस्था में होगा, फिर उसके बाद द्रव अवस्था में होगा और फिर उसके बाद होगा ठोस अवस्था में। सबसे कम विसरण किस में होगा, ठोस अवस्था में। और ये डिपेंड करता है इनके घनत्व पर। सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का, क्योंकि किसी भी पदार्थ के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है विसरण की दर, ठीक है। तो वो बात है। आगे बात करते हैं विसरण जो क्रिया होती है, इस विसरण क्रिया की कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिस पर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी अवस्थाओं में विसरण क्रिया कंप्लीट वर्क करती है। जैसे
सबसे पहले ठोस की बात करते हैं। कैमेनोफोर एक टैबलेट होती है, रेड कलर की टैबलेट। इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि पूरा का पूरा पानी रेड कलर का हो जाता है। तो कैमेनोफोर की गोली में पदार्थ के अणु ठोस अवस्था में थे, ये अणु अधिक सांद्रता में थे और पूरे के पूरे वाटर जो था, जिस ग्लास में हमने डाला उस ग्लास में जो वाटर था उसमें कुछ बिल्कुल भी नहीं था। तो अपनी अधिक सांद्रता से कैमेनोफोर के अणु कहाँ जा रहे हैं, कम सांद्रता की तरफ गति कर रहे हैं। तो यही वर्क जो होता है वो ठोस अवस्था में कंप्लीट होता है। कैमेनोफोर की गोली को जब हम पानी में गिलास में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, विसरण क्रिया का। उसके बाद बात करते हैं, जैसे हमने कोने में एक अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती के धुएं की सुगंध पूरे रूम में फैल जाती है, तो वो गैस अवस्था का एग्जाम्पल हो गया। किन्हीं दो विलयनों को एक साथ मिलाते हैं, जैसे बात करते हैं नींबू पानी जो होता है, उस नींबू के रस को, यानी नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो नींबू के रस को जब हम पानी में डालते हैं तो नींबू के रस जो होता है वो भी लिक्विड है और वो भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। एक लिक्विड की सांद्रता अधिक है, वो अपनी कम सांद्रता की तरफ गति करता है, यानी पानी के में घुलता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे पूरा का पूरा जो पानी होता है वो नींबू पानी में चेंज हो जाता है। तो द्रव का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट जो होता है उसकी क्रिस्टल जो होते हैं, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अगर पानी में डालते तो पूरा का पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स थे। अब आगे बात करते हैं कि कोई भी तंत्र जो होता है उस तंत्र की बात करें तो उस तंत्र में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और उन पदार्थों में होता क्या है कि अपने अणु पर ही विसरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कुल मिला के किसी भी तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो उनका जो विसरण होता है, उन सभी पदार्थों का जो विसरण होता है वो अपने अणु की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। सभी जो पदार्थ होते हैं उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सीधा साधा मतलब ये है, जैसे मैंने बात करी कैमेनोफोर के क्रिस्टल की, कैमेनोफोर की जो गोली है उसकी, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अगर मैंने किसी एक ही गिलास में डाला तो पानी का जो मिक्सअप होगा वो रेड कलर का भी होगा, ब्लू कलर का भी होगा। तो ऐसा नहीं है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है वो ज़्यादा विसरण दर्शाएगा, जिसकी सांद्रता कम है वो कम विसरण दर्शाएगा। लेकिन एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि एक दूसरे की उपस्थिति में कि विसरण कम हो जाए। यानी कैमेनोफोर की गोली के डालने से कॉपर सल्फेट का विसरण कम नहीं होगा या फिर कॉपर सल्फेट की गोली डालने से कैमेनोफोर का विसरण कम नहीं होगा। तो एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी तंत्र में जितने पदार्थ होते हैं वो अपना अपना विसरण दर्शाते हैं अपनी अपनी सांद्रता के ऊपर, यानी सांद्रता निर्भर करती है। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि विसरित होने वाले जो अणु होते हैं, यानी विसरण करने वाले जो अणु होते हैं वो विसरित माध्यम पर जो दाब लगाते हैं उस दाब को कहा जाता है विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो पहला कारक हमारे पास यही आता है, तापमान। और हमेशा विसरण की दर जो होती है वो तापमान के समानुपाती होती है। दूसरे कारक की बात करें तो पदार्थ का घनत्व, और इसके बारे में बात करें तो विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती 1/√d। रूट डी का मतलब यहाँ पर होता है घनत्व, यानी किसी भी पदार्थ के घनत्व के रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है विसरण की दर। यानी इसका मतलब ये होगा कि किसी गैस, यानी अधिक घनत्व वाली गैस का विसरण जो होगा वो कम घनत्व वाली गैस से क्या होगा, कम होगा। यानी जिस गैस का घनत्व ज़्यादा है तो उसका विसरण क्या होगा, कम होगा, यानी उसके विसरण की दर बहुत कम होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक आती है हमारे पास विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता, विसरण दाब प्रवणता की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि विसरित होने वाले जो अणु होते हैं वो अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर गति करते हैं, या फिर यूँ बोल सकते हैं अधिक विसरण दाब क्षेत्र से कम विसरण दाब क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो ये हमने विसरण दाब प्रवणता कंप्लीट किया, यानी इस तरह से विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर ली। अब कारकों के बाद हम लोग अगर बात करते हैं उपयोग की, यानी विसरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पहला तो उपयोग होता है वाष्पोत्सर्जन।
दूसरा उपयोग होता है गैसों के विनिमय में। तीसरा उपयोग हमारे पास होता है, तीसरा उपयोग जो होता है हमारे पास वो होता है पदार्थों, यानी पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थों व जल के संवहन में। ठीक है, तो विसरण कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं परासरण की, जिसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ये परासरण या ऑस्मोसिस जो होता है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये होती, जैसे मान लो सपोज करो ये एक बीकर है, इसमें ये जल भरा हुआ है। अब इस जल में मैंने शक्कर डाल दी, तो यहाँ पर ये जो जल है ये तो है विलायक, सॉल्वेंट से बोलते हैं, और ये है विलय, सोल्यूट जिसे बोलते हैं, और इन दोनों के मिक्सअप से बनता है विलयन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन ये बोलती है विलायक के अणु, और आप लोगों को पता है विलायक यहाँ पर क्या है, वाटर, और अधिकांशतः विलायक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, जल का यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर विलायक के अणु में कौन होगा, जल, यानी जल के अणु या द्रव। तो ठीक है, तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ जा रहे हैं, कम सांद्रता की ओर। तो विलायक के अणुओं को अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, परासरण। आप लोग सोच रहे होंगे कि विसरण भी की डेफिनेशन भी यही है और इसकी डेफिनेशन भी यही है। फ़र्क देखो, वहाँ हम बात करते थे पदार्थ के अणु, और पदार्थ में ठोस, द्रव और गैस तीनों आते हैं। यहाँ पर हम बात किसकी करें, विलायक के अणु। तो विलायक का मतलब द्रव अवस्था, यानी परासरण क्रिया केवल किस अवस्था में कंप्लीट होगी, द्रव अवस्था में, यानी परासरण क्रिया हमेशा द्रव अवस्था में ही संपन्न होगी, जबकि विसरण क्रिया जो होगी वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। उसके बाद बात करें परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली। रिक्वायर होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है। विसरण में नहीं होती थी, तो परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है, और जो परासरण क्रिया होती है वो द्रवावस्था में कंप्लीट होती है। अब इसकी एक डेफिनेशन और है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर को डिवाइड कर दिया अर्धपारगम्य झिल्ली से, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी हमने। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद इस वाले पार्ट में मैंने वाटर भरा, और इस वाले पार्ट में भी मैंने वाटर भर दिया। इस वाले पार्ट में मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी, तो यहाँ पर विलय की मात्रा अधिक हो गई, और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला, तो विलय की मात्रा यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद जल विलायक है ही सही, तो यहाँ विलय अधिक, तो विलायक अपने आप क्या हो गया, कम, और यहाँ पर विलय कम है, तो विलायक अपने आप क्या हो गया, ज़्यादा। विलायक यहाँ पर ज़्यादा, विलय कम, यहाँ पर विलय ज़्यादा और विलायक कम। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर सांद्रता के बेसिस पर देखें तो ये भी एक विलयन है और ये भी एक विलयन है। इस विलयन को बोलेंगे अधिक सांद्र विलयन, और इसको बोलेंगे कम सांद्र विलयन। अब हमारी डेफिनेशन पर गौर करते हैं। हमारा डेफिनेशन क्या बोलती है, परासरण की डेफिनेशन, विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ जा रहे हैं, कम सांद्रता की तरफ। तो देखो यहाँ पर विलायक के अणु की सांद्रता किधर और ज़्यादा है, देखो दोनों में से इधर ज़्यादा है विलायक के अणु, इधर कम है, तो ये विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ जाएंगे, कम सांद्रता की ओर। किसके द्वारा जा रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो पूरी डेफिनेशन क्या हुई, विलायक के अणु का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है, परासरण। तो ये देखो विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता से कहाँ जा रहे हैं, कम सांद्रता की ओर।
ठीक है, ये एक डेफिनेशन तो हमारी परासरण की डेफिनेशन। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनेगी, ये विलयन कौन सा है, अधिक सांद्र, और ये विलयन कौन सा है, कम सांद्र। विलायक के अणु यानी जो विलायक के अणु हैं वो किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से इधर। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, विलायक के अणु का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन। कम सांद्र विलयन का मतलब विलायक के अणु यहाँ ज़्यादा हैं, तो कम सांद्र विलयन से कहाँ जा रहे हैं, अधिक सांद्र विलयन की ओर, और इसे ही कहते हैं परासरण। ठीक है, तो ये परासरण की दो डेफिनेशन हो गई कि विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाएगा, परासरण। या फिर विलायक के अणु का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाएगा, परासरण। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं परासरण जो क्रिया होती है उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रयोग किया गया जिसे बोलते हैं परासरण का थिसिल की प्रयोग, उसके बारे में बात करते हैं। जो परासरण जो क्रिया है उसके थिसिल की प्रयोग की बात करते हैं, तो परासरण का थिसिल की प्रयोग। अब परासरण के थिसिल की प्रयोग में कुछ नहीं है, एक थिसिल कीप होती है, उसको उल्टा करके एक बीकर में रख दिया जाता है, जल से भरे बीकर में इस थिसिल कीप को उल्टा करके रख दिया, और इसके मुंह पर पर्चमेंट पेपर या फिर चर्म पत्र जो होता है उसको बांध दिया जाता है, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, बांध दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर इसमें भरा जाता है शर्करा यानी शक्कर का जो घोल होता है उसको भर दिया जाता है, और यहाँ पर लेबल कर दिया जाता है कि यहाँ तक भरा हुआ है। अब कुछ समय बाद हम इसको ऐसे ही स्टैंड से फिक्स कर दिया जाता है थिसिल कीप को, और कुछ टाइम बाद कुछ पीरियड्स बाद देखते हैं कि इसमें क्या होगा, वही हमारी परासरण की क्रिया कंप्लीट होगी। बाहर क्या है, जल, शुद्ध जल जिसमें कुछ भी विलय नहीं है, यानी विलायक की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ प्रवेश करेंगे, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से भीतर की तरफ प्रवेश करेंगे, जिससे इस शर्करा का जो घोल होगा, जिसमें शक्कर का घोल है, इस शर्करा के घोल का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, और यही होता है कि परासरण क्रिया के बाद शर्करा के घोल का स्तर क्या हो जाता है, कंप्लीट बढ़ जाता है, और यही क्रिया परासरण का थिसिल की प्रयोग कहलाती है। अब बात करते हैं जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और विलयन के बाद बात करेंगे परासरण कितने प्रकार का होता है। ठीक, देखो बात करते हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है अति परासारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटॉनिक। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ ज़्यादा और विलायक की मात्रा कम हो, अति परासारी विलयन कहलाता है। एक होता है अल्प परासारी विलयन, जिसे बोलते हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। इसमें उल्टा हो जाएगा, विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा। एक होता है सम परासारी विलयन, जिसे बोलते हैं आइसोटोनिक। इसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा बराबर रहती है, तो विलेय और विलायक की मात्रा जिस सॉल्यूशन बराबर होगी वो समपरासारी विलयन कहलाएगा। ये तो हो गए विलयन के प्रकार। अब बात करते हैं परासरण के प्रकार। तो परासरण के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार की बात करते हैं, सबसे पहला प्रकार है बही परासरण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, और एक होता है अंतः परासरण, जिसे बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस।
अब एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस सबसे सिंपल है, बात करते हैं। जैसे एक्सोस्मोसिस की बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक बीकर लिया और एक ये वाला बीकर, ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल। इस बीकर में मैंने भर दिया वाटर, इधर भी मैंने क्या किया, वाटर भर दिया। ठीक है, अब बहिपरासन की बात करते हैं। बहिपरासन का मतलब ये होगा कि जो जल के अणु होंगे वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बाहर की ओर निकलेंगे, इसमें भीतर की तरफ प्रवेश करेंगे। देखो बात करते हैं, जैसे बहिपरासन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो ये होता है कि अंगूर जो होता है, अगर उस अंगूर को किसी शक्कर के घोल में अगर हम डाल देते हैं तो अंगूर पिचक जाता है, यानी अंगूर के अंदर का जो जल के अणु होते हैं वो बाहर की तरफ प्रसारित हो जाते हैं, वही होता है बहिपरासरण। ठीक है, देखिए कैसे होता है। ये हमने अंगूर इसमें डाल दिया, और अंगूर डालने से पहले मैंने इसमें क्या डाल दी, शक्कर। तो ये शक्कर का विलयन हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाहर वाला जो बीकर वाला जो सॉल्यूशन है, विलयन है, इसमें विलय जो होंगे वो अधिक होंगे और विलायक जो होंगे, विलायक के अणु जो होंगे वो कम होंगे। अंगूर की बात करें तो अंगूर, जैसे अंगूर मीठा होता है तो उसमें शर्करा पहले से है, तो जो शक्कर है, जो शुगर है उसके अंदर, तो वो तो हो गया विलय। तो अब अंगूर, इसके सामने अंगूर में जो विलय की मात्रा जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो अंगूर के अंदर विलायक की मात्रा जो है वो क्या है, ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अंगूर के अंदर पानी ज़्यादा है और मीठापन क्या है, कम है, यानी विलय जो होगा वो तो कम होगा और विलायक क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इधर जल की बात करें तो जल में विलय की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने शक्कर पहले से डाल दी, तो ये पूरी एक तरह से चाशनी हो गई। तो चाशनी है, इसका मतलब विलय ज़्यादा, विलायक कम, यानी वाटर कम है। और यहाँ अंगूर है तो अंगूर को पिचकाते तो पानी निकलता है, तो विलायक ज़्यादा और विलय कम। अब क्या होगा, वही जल के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन, या तो ये डेफिनेशन, या फिर जल के अणु, विलायक के अणु या जल के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन, यानी यहाँ इन दोनों विलयन में देखें तो कम सांद्र विलयन कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि विलय की मात्रा कम है तो कम सांद्र विलयन, और यहाँ विलय की मात्रा ज़्यादा तो अधिक सांद्र विलयन। तो हमेशा जल के अणु कम सांद्र विलयन से या अपनी अधिक सांद्रता से विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, कम सांद्रता की ओर, क्योंकि यहाँ पर विलायक बहुत कम है तो विलायक कहाँ ज़्यादा है, अंगूर के अंदर, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कहाँ जा रहे हैं, कम सांद्रता की ओर, यही कहलाएगा बहिपरासरण। अंतःपरासरण की बात करें, मैंने क्या डाल दिया, पानी था, उस पानी में किशमिश डाल दिया, इसमें मैंने शक्कर वक्कर कुछ नहीं मिलाया, केवल ये बाहर पानी है, तो यानी यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर विलय क्या हो गया, कम, और यहाँ पर विलायक क्या हो गया, ज़्यादा। और किशमिश की बात करें तो किशमिश में बिल्कुल सूखा हुआ है तो विलय तो ज़्यादा है और विलायक बिल्कुल कम। तो यहाँ पर ये विलयन कौन सा हो गया, अधिक सांद्र, और ये कौन सा हो गया, कम सांद्र विलयन। तो आपको पता है कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, या फिर विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवेश करेंगे और किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। खीर खाई होगी, खीर में किशमिश डालते हैं, अंगूर की तरह हो जाते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, अंतःपरासन, यानी विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली, अंगूर की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह वर्क कर रही है और यहाँ पर परासन क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये हमने बहिपरासरण और अंतःपरासरण के बारे में बात करी। ठीक है, अब अगर इसके महत्व की बात करें तो महत्व में सबसे पहला चीज़ तो यही होता है कि जो जड़ें होती हैं, जड़ों में जो मूल रोम होते हैं, उस मूल रोम से जल का जो अवशोषण होता है वो परासरण क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। उसके बाद किसी भी पादप कोशिका जो होती है, उस पादप कोशिका में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब जल का परिवहन जो होगा वो कौन सी क्रिया के द्वारा होगा, परासरण क्रिया के द्वारा होगा। यानी पौधे के विभिन्न भागों में जो जल पहुंचता है वो परासरण क्रिया के द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है, और हिमीकरण, पौधों में जो हिमीकरण होता है, हिमीकरण का मतलब होता है बर्फ का जमना और शुष्कन यानी सूखना। तो हिमीकरण और शुष्कन जो क्रिया होती है वही परासरण क्रिया पर ही निर्भर होती है। तो ये सारी बातें परासरण क्रिया के बारे में हम लोगों ने बात करी।